आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के बारे में। तो अधिगम अक्षमता के जो बच्चे होते हैं तो उनको हमें जानने की ज़रूरत है। जो आज के शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रयास के तहत विशिष्ट शिक्षा के संप्रत्यय को बल मिला है, लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। विशिष्ट बालक कौन है, विशिष्टता के कितने प्रकार हैं, इस संदर्भ में तो लोगों की जानकारी ही नहीं है, फिर भी अपूर्ण जानकारी है। विशिष्ट बालक के प्रमुख प्रकारों में जैसे अस्थि दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता, दृष्टि दिव्यांगता आदि में तो फिर भी लोग अंतर कर लेते हैं, लेकिन मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता, पागलपन आदि की जानकारी उन्हें नहीं हो और कहीं ना कहीं वो अंतर भी नहीं कर पाते कि मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता या पागलपन। तो भ्रमवश वे इन सबको एक ही अर्थ में समझ लेते हैं तथा एक ही अर्थ में उसका उपयोग करते हैं। यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जो अधिगम अक्षमता के साथ ऐसा अधिकांशतः होता है। जब हम बात करते हैं कि हर प्रकार के विशिष्टता की अपनी प्रकृति होती है और उस प्रकृति के अनुकूल ही हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अतः यह आवश्यक है कि हम विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकार को अच्छे से जानें। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं या हम जो विचार कर रहे हैं यह है कि अगर हम इसको समझें कि यह इसमें अधिगम अक्षमता क्या है, उससे क्या हम जानते हैं, अधिगम अक्षमता के बारे में हम क्या जानते हैं, तो हम समझें कि अधिगम अक्षमता क्या है। जो अधिगम अक्षमता होती है वह अधिगम अक्षमता, यह अगर देखें तो पद दो अलग अलग पदों अधिगम और अक्षमता से मिलकर बना हुआ है। अधिगम शब्द का आशय है सीखना या सीखने से आशय है लर्निंग, और अक्षमता का तात्पर्य है क्षमता का अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति, मतलब उसके पास क्षमता का कमी हो या उसके अनुपस्थित है क्षमता। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो क्षमता का अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति से लगाया जा सकता है। समान भाषा में अगर हम बात करें तो अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी से या अनुपस्थिति से है। सीखने में कठिनाइयों को समझने के लिए हमें एक बच्चे को सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे, अगर उनको आकलन को हम समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम अधिगम अक्षमता के बालकों को भी जान पाएंगे। और ये आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम शिक्षकों को भी नहीं पता होती है कि अधिगम अक्षमता से संबंधित बच्चों को भी कोई समस्या हो सकती है, हम में से बहुत सारे लोग उसको जान नहीं पाते। एक अगर हम बात करें, एक विद्वान है, उन्होंने कहा था कि जो अगर हम औपचारिक शब्दों में कहें, उनके अनुसार जो उन्होंने बताया कि अधिगम अक्षमता को विद्यालय पाठ्यक्रम सीखने की क्षमता में कमी या अनुपस्थिति के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं कि जो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसको उसमें सीखने की क्षमता में कमी या उसमें वो चीज़ें की अनुपस्थिति होना अधिगम अक्षमता के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था और इसे निम्न शब्दों में सैमुअल क्रिक ने परिभाषित किया था। जो परिभाषा थी सैमुअल क्रिक की वह थी अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन या अंक गणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता या संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा सांस्कृतिक या अनुदेशक कारक। यह जो विचार था ये हमने कहा कि सैमुअल क्रिक की बात थी। उन्होंने कहा कि जो ये प्रॉब्लम है, अधिगम क्षमता की जो समस्या है, यह या तो बोलने में या भाषा में या पठन में
लेखन में, लिखने में, अंकगणितीय प्रक्रियाओं में, मैथमेटिकल जो प्रोसेस होता है उनमें किसी न किसी में या तो किसी एक में कमी होगी, या वो गणित नहीं समझ पा रहा है प्रोसेस को, या भाषा पठन को नहीं समझ पा रहा है, या तो उससे भी ज़्यादा कई में इस तरह की कमियां या विकृति पाई जाती है, जिसको हम अधिगम अक्षमता के रूप में जानते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं तो एक और विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन अमेरिका में एक विकसित परिभाषा, अगर उसको देखा जाए, उस परिभाषा को समझा जाए, तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता को लिखित एवं मौखिक भाषा के प्रयोग एवं समझने में शामिल एक या अधिक मूल वैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति जो व्यक्ति के सोच, वाक, पठन, लेखन एवं गणितीय गणना को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कि ये बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें जानने की आवश्यकता है और हमें जानना भी चाहिए मानसिक मंदता के बारे में। तो ये अधिगम अक्षमता का जो हम कह सकते हैं कि 1994 में अमेरिकी राष्ट्रीय संयुक्त समिति, जिसको हम बोलते हैं द नेशनल ज्वाइंट कमेटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज, ने अधिगम अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि अधिगम अक्षमता एक सामान्य पद है जो मानव में अनुमानतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य नहीं करने के कारण उत्पन्न आंतरिक विकृतियों के विशेष समूह, आंतरिक जो हम कह सकते विकृतियों के विषम समूह, जिससे कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमता के प्रयोग में कठिनाई आती है या शामिल होती है, को दर्शाता है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर यह उत्पन्न हो सकता है, मतलब किसी भी जीवन के किसी भी पड़ाव पे यह उत्पन्न हो सकता है। हालांकि अधिगम अक्षमता अन्य प्रकार की अक्षमताओं जैसे कि संवेदी अक्षमता, मानसिक मंदता, गंभीर संवेगात्मक विक्षोभ या सांस्कृतिक भिन्नता उपयुक्तता का पर्याप्त अनुदेशन के प्रभाव के कारण होता है, लेकिन ये दशाएं अधिगम अक्षमता को प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करती है। ये जो बातें हम जो था ये 1994 में जो नेशनल ज्वाइंट कमेटी ऑन डिसेबिलिटीज 1994 ये अमेरिका का जो एक ज्वाइंट कमेटी थी, जो लर्निंग कमेटी जो थी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज के ऊपर, उसने यह विचार रखा था। ये अगर हम सारे परिभाषाओं को समझें तो ये हम यह बात पे निकल सकते हैं कि अधिगम अक्षमता एक व्यापक संप्रत्यय है जिसके अंतर्गत वाक, भाषा, पठन, लेखन एवं अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से एक या अधिक के प्रयोग में शामिल एक या अधिक मूल वैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति को शामिल किया जाता है, जो अनुमानतः केंद्रीय तंत्रिका के सुचारू रूप से कार्य नहीं करने के कारण उत्पन्न होता है। यह स्वभाव से आंतरिक होता है। तो ये तो कुछ परिभाषाओं के आधार पर अगर हम बात करें तो यह मानसिक जो अधिगम अक्षमता की हम बात कर रहे थे यह था। अब हम उसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि अधिगम जो अक्षमता जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर समझें तो अधिगम संबंधी जो कठिनाई है सुनने में श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ्य, वाक एवं संवेग आदि से संबंधित अस्थायी समस्याओं से जुड़ी होती है। समस्या का समाधान होते ही अधिगम संबंधी वह कठिनाई दूर हो जाती है। इसके विपरीत अधिगम अक्षमता जो है, अधिगम जो अक्षमता है उस स्थिति को कहते हैं जो जहां व्यक्ति की योग्यता एवं उपलब्धि में एक अंतर हो। यह अंतर संभवतः स्नायु जनित होता है। यह व्यक्ति विशेष में जीवन पर्यंत उपस्थित रहता है। क्योंकि अधिगम अक्षमता को कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर हम देखें तो यह इसका कोई किसी देश में इस तरह से कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन वह अगर हम इसकी विशेषताओं को बात करते हैं तो अधिगम अक्षमता जो होती है वो आंतरिक होती है। एक पहली विशेषता कि अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है। दूसरा, यह स्थायी स्वरूप का होता है, अर्थात यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहता है। पहला, अधिगम अक्षमता आंतरिक होता है, मीन्स हमने कहा कि जो यह अंदर ही मनुष्य के मानव के अंदर ही उपस्थित रहता है।
ये बाहरी कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ये आंतरिक होता है। दूसरा, यह व्यक्ति विशेष में स्थायी स्वरूप होता है, इसका मतलब लंबे समय तक रहने वाला है, आजीवन विद्यमान रहता है। यह कोई एक विकृति नहीं है, यह कोई विकृति नहीं है, बल्कि यह विकृतियों का एक विषम समूह है। एक विशेषता कि यह कोई विकृति नहीं है, बल्कि विकृतियों का एक विषम समूह है। कोई एक विकृति नहीं है, बल्कि इसमें कई विकृतियां शामिल होती हैं अधिगम अक्षमता में। अगर हम चौथा इसकी विशेषताओं को समझते हैं तो इसमें है, इस समस्या से ग्रसित व्यक्ति कई प्रकार के व्यवहार, इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार की व्यवहार और विशेषताएं पाई जाती हैं। मतलब जो व्यक्ति के अंदर यह अधिगम क्षमता होती है वो कई तरह के व्यवहार करते हैं। चूंकि यह समस्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्य विरूपता से संबंधित है, अतः यह एक जैविक समस्या भी है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। यह जो अधिगम अक्षमता है यह अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ हो सकता है, जैसे अधिगम अक्षमता और संवेगात्मक विक्षोभ। यह मतलब दूसरी विकृतियों के साथ भी हो सकता है। तो यह आप कहें, हम अगर कहें तो यह अधिगम अक्षमता के में अगर हम देखें तो श्रवण, सोच, वाक, पठन, लेखन एवं अंकगणितीय गणना में शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, और यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो अधिगम अक्षमता होती है, अगर उसको हम समझें तो अधिगम अक्षमता में विभिन्न प्रकार की विशेषताओं जिन पे हमने चर्चा किया कि इसमें क्या करता है, अधिगम अक्षमता का क्या लक्षण है, या क्या हम कह सकते हैं कि उसका क्या कैसे हम उसकी पहचान करेंगे अधिगम अक्षमता को। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो इससे संबंधित जो बालक होते हैं वह उन्हें कुछ लक्षण परिलक्षित होते हैं या दिखाई देते हैं जो प्रदर्शित उनके द्वारा किए जाते हैं, जैसे बिना सोचे विचारे कार्य करना। जो अधिगम अक्षमता से बच्चा होता है उनकी एक पहचान है कि वो बिना सोचे समझे ही कोई कार्य को करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, उपयुक्त आचरण नहीं करना। जो एक अच्छा आचरण होता है जिसको आप पसंद करते हैं, उस आचरण को पालन नहीं कर पाते हैं, वो उनके व्यवहार में आप देख सकते हैं। ऐसे बच्चों की आप पहचान कर सकते हैं। निर्णयात्मक क्षमता का अभाव, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है इन बालकों में कि वो डिसीजन नहीं कर पाते, करना है काम कि नहीं करना है, क्या करूं, ये डिसीजन नहीं कर पाते। वह स्वयं के प्रति लापरवाही बरतते हैं। मतलब एक भी पहचान है कि ऐसे बच्चों को आप देखेंगे जो खुद अपने ही स्वयं के प्रति लापरवाही बरतते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक हैं। लक्ष्य से आसानी से विचलित होना, जो लक्ष्य से मतलब बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, काम को करना नहीं चाहते, वो हमेशा विचलित रहते हैं। वो लक्ष्य जो भी है, आगे क्या करना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही वो विचलित हो जाते हैं, चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप और भी हम कहें तो जैसे कि सामान्य ध्वनियों एवं दृश्यों के प्रति आकर्षण या भावात्मक अस्थिरता, एक ये भी है कि उनकी जो इमोशनल जो बैलेंस है वो अनबैलेंस होता है, वो भावात्मक रूप से स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं, उनमें अस्थिरता का प्रभाव देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं स्व प्रगति के प्रति लापरवाही बरतना, एक ये भी लक्षण है कि अपनी प्रगति का भी वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कार्य करने में मंद गति, जो काम करते हैं उसमें काफ़ी मंद गति में रहते हैं। जो को करिकुलम एक्टिविटी होती है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उसमें भी वो हिस्सा नहीं लेते हैं, उसमें भी रुचि नहीं दिखाते हैं। और उनका बड़ा कमजोर स्मरण शक्ति होती है, मतलब उसको कह सकते हैं क्षीण स्मरण शक्ति। और उसमें ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको हमें जानने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता का। जब हम वर्गीकरण करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं अधिगम अक्षमता का, तो उसमें कई नाम आते हैं। जैसे एक अगर वर्गीकरण करें तो एक आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये पढ़ने संबंधी विकार होता है, जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, जो पढ़ने संबंधी विकार होता है। एक जो नाम आता है डिसग्राफिया, जिसे हम कहते हैं लेखन संबंधी विकार। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार। एक आता है, एक नाम है डिसकैलकुलिया,
जो गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है। डिसकैलकुलिया जो गणित कौशल संबंधी विकार है। इसी तरह से एक नाम आता है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया जो लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार है। डिसआर्थोग्राफिया, डिसआर्थोग्राफिया यह वर्तनी संबंधी प्रकार है। फिर इसी में अगर हम बात करते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार। इसका अगला अगर क्लासिफिकेशन देखें, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और लास्ट अगर हम इसका क्लासिफिकेशन को देखें तो यह है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, मतलब संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग इसके विस्तृत चीज़ों को जानेंगे। अभी की डिसलेक्सिया क्या है, कि अगर हम कहें कि किस प्रकार से डिसलेक्सिया का, तो हम आगे जितने भी डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्फेसिया है, डिसआर्थोग्राफिया है, इनको आगे वीडियो में जानेंगे विस्तृत तरीके से। धन्यवाद।